नमस्कार, मैं नित्यानंद शर्मा। क्या आपने कभी गौर किया है कि भारत में सरकार कोई भी बड़ा फैसला लेती है और अगले ही पल वह सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर दस्तक क्यों दे रहा होता है? यह कोई 1-2 बार की बात नहीं बल्कि पिछले 1 दशक में यह एक ऐसा ट्रेंड बन चुका है जो अब फैशन सा लगने लगा है। केंद्र सरकार की कोई भी नीति, कानून या निर्णय आते ही विरोधी पक्ष बैग उठाकर न्यायालय की शरण में चला जाता है। सवाल यह उठता है, क्या यह संविधान के दो सबसे मजबूत स्तंभों, विधायिका और न्यायपालिका के बीच टकराव की ओर बढ़ रहा है? या फिर यह बस एक नया राजनीतिक हथियार है, जिसमें कोर्ट को मोहरा बनाया जा रहा है? आइए इसकी परतें खोलते हैं और देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार केंद्र में आई, तब से उनके लगभग हर बड़े फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। यह कहानी तब शुरू हुई जब नोटबंदी जैसे चौंकाने वाले कदम ने देश को हिलाकर रख दिया। 8 नवंबर 2016 की रात जब पीएम मोदी ने 500 और 1000 के नोटों को चलन से बाहर करने का ऐलान किया, तो अगले ही दिन से कोर्ट में याचिकाओं की बाढ़ आ गई। कोई कह रहा था यह आम आदमी की जेब पर डाका है, तो कोई इसे संविधान के खिलाफ बता रहा था। कुल मिलाकर 50 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में 4-1 के बहुमत से इसे सही ठहराया, लेकिन तब तक देश की जनता बैंकों की लाइन में खड़ी होकर अपनी तकलीफें भूल चुकी थी। क्या यहाँ कोर्ट जाने की जरूरत थी या सिर्फ वक्त जाया करने का एक तरीका था? फिर आया अग्निपथ योजना का मामला। 2022 में जब सरकार ने सेना में 4 साल की भर्ती का यह नया फार्मूला पेश किया, तो विपक्ष ने युवाओं को भड़काया। युवाओं ने सड़कों पर हंगामा मचा दिया, ट्रेनें जलाई गई, प्रदर्शन हुए और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट ने कहा, यह नीतिगत फैसला है, हम इसमें दखल नहीं देंगे। लेकिन सवाल वही, जब संसद ने इसे मंजूरी दी, तो कोर्ट में जाने की क्यों जरूरत पड़ी? इसी तरह आधार को मनी बिल के जरिए लागू करने का फैसला भी कोर्ट में लटकाया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही ठहराया, लेकिन निजता के अधिकार पर बड़ी बहस छिड़ गई। क्या यह जरूरी था कि हर कदम को कोर्ट की कसौटी पर कसा जाए? अब जरा उन फैसलों की लिस्ट देखिए जो सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। राफेल विमान सौदा। 2016 में जब मोदी सरकार ने फ्रांस से 36 राफेल जेट खरीदने का करार किया, तो यह डील आसमान में उड़ने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर जा गिरी। 58,000 करोड़ रुपए का यह सौदा शुरू से ही विवादों में घिर गया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि इसमें घोटाला हुआ है, कीमतें बढ़ाई गई हैं और अनिल अंबानी की कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए नियम तोड़े गए। राहुल गांधी ने उस समय कहा, चौकीदार चोर है, ये नारा बुलंद किया था उन्होंने। और मामला कोर्ट में जा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हुई, जिसमें डील की जांच की मांग की गई। 2018 में कोर्ट ने सुनवाई शुरू की। सरकार ने कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है और गोपनीयता जरूरी है। दिसंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, घोटाला नहीं हुआ, प्रक्रिया में गड़बड़ी का कोई सबूत नहीं है। लेकिन विवाद थमा नहीं। 2019 में फिर याचिकाएं दाखिल हुई जब कुछ दस्तावेज लीक हुए। कोर्ट ने दोबारा सुनवाई की, लेकिन फैसला वही रहा, डील को हरी झंडी। क्या यह वाकई भ्रष्टाचार का मामला था या सिर्फ राजनीतिक शोर? कोर्ट में सालों तक चली यह लड़ाई बताती है कि राफेल भी उस ट्रेंड का हिस्सा बन गया, जहां हर बड़ा फैसला न्यायिक पालिका की कसौटी पर कसा जाता है। इसके बाद धारा 370 का खात्मा भी कोर्ट पहुंच गया। 5 अगस्त 2019 को जब यह ऐतिहासिक कदम उठाया गया, तो कश्मीर से लेकर कोर्ट तक हंगामा मच गया। याचिकाएं दाखिल हुई, सुनवाई चली और 2023 में कोर्ट ने इसे संवैधानिक ठहरा दिया। फिर सीएए और एनआरसी का विवाद उठा। 2019 में नागरिकता संशोधन कानून पास हुआ, तो सड़कों पर प्रदर्शन और कोर्ट में याचिकाएं एक साथ शुरू हो गई। 150 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल हुई, लेकिन कोर्ट ने अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया। क्या यह मामला भी सालों तक लटका रहेगा? फिर 3 तलाक कानून भी कम चर्चा में नहीं रहा।
2019 में जब इसे पास किया गया तो इसे मुस्लिम महिलाओं के हक की जीत बताया गया, लेकिन विरोधियों ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला करार दिया और कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे बरकरार रखा, सरकार की तरफ से जो निर्णय हुआ उसी को रखा। इसके बाद किसानों के लिए 3 कृषि कानून आए। 2020 में जब इसे लाया गया तो किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाल दिया। इन्हें काले कानून का नाम दिया गया। कोर्ट में याचिकाएं गईं, कमेटी बनी, लेकिन सरकार ने खुद वापस ले लिया इस कानून को। क्या कोर्ट की वजह से ऐसा हुआ या किसान आंदोलन के दबाव में किया गया काम? पेगासस जासूसी कांड, ये भी एक ऐसा मामला है जो कोर्ट में गया। 2021 में जब खुलासा हुआ कि नेताओं, पत्रकारों और जजों की जासूसी हो रही है, तब हंगामा कोर्ट की तरफ मुड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी बनाई, लेकिन आज तक पूरा सच सामने नहीं आया। संसद का जो नया भवन बना है उसका मामला, यानी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसे मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी कहा गया, वह भी कोर्ट में चुनौती झेल चुका है। कोर्ट ने इसे मंजूरी दी, लेकिन सवाल उठे कि क्या इतने बड़े प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश जरूरी थी? फिर चुनावी बॉन्ड योजना भी इसी फहरिस्त में शामिल है। 2024 में कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया, लेकिन तब तक अरबों रुपए का चंदा पार्टियों के खाते में पहुंच चुका था। अब बात करते हैं ताजा विवाद की, यानी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल की। पिछले दिनों यह बिल संसद में पेश हुआ और पास भी हो गया, लेकिन पास होते ही 15 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो गईं। यह बिल 1995 और 2013 के वक्फ कानून में 40 से ज्यादा संशोधन लेकर आया है। सरकार का कहना है कि इससे वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन होगा और पारदर्शिता आएगी, लेकिन विरोधियों का दावा है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है और वक्फ संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण बढ़ाएगा। याचिकाओं में धारा 25 और 26 का हवाला दिया गया है, जो धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक मामलों के प्रबंधन से जुड़ी है। संसद में इस पर 12 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई। लोकसभा में सांसदों ने हर पहलू पर बहस की। राज्यसभा में 14 से 15 घंटे तक बात चली। आखिरकार बहुमत से इसे पास कर दिया गया। राष्ट्रपति की मोहर भी लग गई और अधिसूचना जारी कर कानून बन गया, लेकिन फिर भी विपक्षी दलों ने इसे कोर्ट में घसीट लिया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केविएट दाखिल की है ताकि कोई भी फैसला सुनाने से पहले उसका पक्ष सुना जाए। अब सवाल यह है, जब जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों ने इसे मंजूरी दी, तो कोर्ट में चुनौती क्यों? क्या यह विधायिका के अधिकारों पर हमला नहीं है? सरकार ने संसद में साफ कहा कि यह बिल ना धार्मिक स्वतंत्रता छीनता है और ना ही धार्मिक मामलों में दखल देता है। फिर भी विरोधी अड़े हैं। क्या इसके पीछे राजनीति है या कुछ और? भारत का संविधान 4 स्तंभों पर टिका है: विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और मीडिया। विधायिका का काम है कानून बनाना, न्यायपालिका का उसे संविधान की कसौटी पर परखना, कार्यपालिका का उसे लागू करना और मीडिया का जनता की आवाज उठाना। लेकिन पिछले कुछ सालों में यह संतुलन डगमगाता सा दिख रहा है। हर फैसले को कोर्ट में घसीटने से विधायिका की ताकत पर सवाल उठ रहे हैं। अगर संसद में चुने हुए सांसद बहुमत से कानून बनाते हैं और फिर भी उसे कोर्ट में चुनौती मिलती है, तो क्या यह लोकतंत्र की भावना के खिलाफ नहीं है? मान लीजिए हर कानून को कोर्ट में लटकाया जाए, तो फिर संसद का क्या मतलब रह जाता है? चुनाव क्यों कराए जाएं? जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है ताकि वे उनके लिए कानून बनाए। अगर हर फैसले को कोर्ट में अटकाया जाए, तो क्या यह जनादेश का अपमान नहीं है? वक्फ बिल पर संसद में जो बहस हुई, वही मुद्दे कोर्ट में उठाए जा रहे हैं। क्या यह दोहराव जरूरी है? सरकार का कहना है कि यह संशोधन वक्फ संपत्तियों को अतिक्रमण से बचाने के लिए और गरीब मुसलमानों के हक के लिए है, लेकिन विरोधी इसे सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं, जिसका असर पश्चिम बंगाल और मुस्लिम बहुल इलाकों में देखने को मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार साफ किया है कि नीतिगत फैसलों में वह दखल नहीं देगा। नोटबंदी, अग्निपथ, धारा 370 जैसे मामलों में उसने यही रुख अपनाया। पश्चिम बंगाल का शिक्षा भर्ती मामला भी सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा,
जहां सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच ने ममता सरकार को राहत दी। कोर्ट ने कहा, कैबिनेट और राज्यपाल ने मंजूरी दी थी, इसमें न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। कैबिनेट के फैसले की जांच उसका काम नहीं। तो फिर हर मामला कोर्ट में क्यों घसीटा जाता है? क्या यह सरकार को परेशान करने का तरीका है या वास्तव में संवैधानिक उल्लंघन की आशंका? वक्फ बिल पर भी कोर्ट ऐसा ही कुछ कह सकता है। जब संसद और राष्ट्रपति ने मंजूरी दी, तो वह इसमें दखल क्यों दे? लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक ठहराया। यह न्यायपालिका की ताकत का सबूत है। 2024 में जब कोर्ट ने इसे रद्द किया, तो यह साबित हुआ कि जरूरत पड़ने पर वह विधायिका को आईना दिखा सकता है। लेकिन हर छोटे बड़े मामले को कोर्ट में ले जाना क्या सही है? क्या इससे कोर्ट पर बोझ नहीं पड़ रहा? आज सुप्रीम कोर्ट में 80,000 से ज्यादा केस लंबित हैं। क्या इनमें हर सरकारी फैसला शामिल करना उचित है? यह ट्रेंड नया नहीं है। कोर्ट के दो फैसले ऐसे हैं जिन्हें केंद्र सरकार ने पलट दिया था। 1975 में आपातकाल से पहले इंदिरा गांधी ने, और 1980 के दशक में राजीव गांधी ने शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही बदल दिया था। तब सवाल यह बनता है कि जब संसद न्यायालय के निर्णय को बदलने की ताकत रखती है और कांग्रेस के दो प्रधानमंत्री इस शक्ति का प्रदर्शन कर चुके हैं, फिर कांग्रेस संसद के बनाए कानून को न्यायालय में चुनौती क्यों दे रही है? लेकिन 2014 के बाद मोदी सरकार के निर्णय को कोर्ट में ले जाने का सिलसिला तेज हुआ है। क्या यह राजनीतिक ध्रुवीकरण का नतीजा है? अगर यह ट्रेंड जारी रहा तो विधायिका और न्यायपालिका के बीच टकराव की आहट साफ सुनाई देगी। दोनों के अपने अधिकार हैं, अपनी सीमाएं हैं। लेकिन अगर हर फैसले को कोर्ट में घसीटा जाए, तो संसद की साख पर सवाल उठेगा। वक्फ बिल पर कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा, यह तो वक्त बताएगा। इसके बाद भी सवाल तो कई हैं। क्या कोर्ट को हर फैसले का ठेकेदार बनाना सही है? क्या विधायिका को कमजोर करने की कोशिश हो रही है? या फिर यह बस एक राजनीतिक खेल है जिसमें जनता के मुद्दे गायब हो जाते हैं? जवाब आप खुद ढूंढिए। लेकिन एक बात तय है, यह ट्रेंड भारत के लोकतंत्र को नई दिशा दे रहा है, चाहे वह सही हो या गलत। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरा आपसे एक निवेदन, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।